Hello everyone, welcome to Prep. I'm Rajni Jha and I'm going to be taking a few lectures of UPSC CSE in the upcoming sessions. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूपीएससी सीएसई 2021 आने वाला है, पता तो है ही, उसका सिलेबस क्या है। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, more often than not people just come up to me, the students they come up to me and they say, ma'am, what should we study? I mean, पढ़े क्या, कहाँ से शुरू करें, इतना सारा सिलेबस है। एंड यू नो माई व्हाट माई क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन होता है, आपको पता है सिलेबस क्या है? आपको याद है, रटा हुआ है सिलेबस? आप बताइए। आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करूंगी आपको। कितने बच्चों को सिलेबस रटा हुआ है? एंड आई एम सेइंग दिस, रटा हुआ है, मेमोराइज्ड प्रॉपरली, रोट लर्निंग। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली रटा होता है। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को रट लो। क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पता आपको, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है। जब आपको यही नहीं पता कि गेम्स के रूल, जो भी आप गेम खेलने जा रहे हो उसके रूल्स क्या है, तो आप सही खेल पाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं खेल पाओगे, है ना? तो गेम के रूल्स तो पता होने चाहिए। तो यहां पर इसका सिलेबस क्या है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड particularly in today's lecture, we are going to talk about prelims syllabus because एक lecture में prelims, mains सब कुछ discuss करना is very very difficult and that becomes a very long sort of a lecture. I'm gonna keep it very short. तो हम prelims का डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊंगी जिसमें हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें शुरू? All those of you who want to say, चलिए शुरू करते हैं, give me a thumbs up in the comment section quickly. चलिए जी, शुरू करते हैं। देखो, बिना किसी बात के सिंपल सी बात है, सबको पता होता है तीन फेजेस हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन, तीसरा पर्सनल इंटरव्यू। एक एक करके इनको समझते हैं। जो आपका प्री होता है ना, देखिए, जो आपका प्री एग्जाम होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या मतलब है? आपको चार पांच ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से चूज करना होगा, बताओ कौन सा सही है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। मेंस एग्जामिनेशन वैसा होता है जैसा आपने 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम में नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फॉर एग्जांपल, क्रिटिकली एनालाइज द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए, आपको आंसर लिखना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं जैसे मर्जी आंसर लिख दिया, जैसे वहां लिखाते थे कि चलो गाने लिखाते, वो उससे काम नहीं चलेगा। देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न, there's a proper coherence that you have to follow, that is there is a proper there are words, specific words की critically analyze लिखा है तो आपको क्या करना है, examine लिखा है तो क्या करना है, quote लिखा है, what लिखा है, explain लिखा है, इन सब से क्या करना है, that you have to understand, which I'll explain in some other lecture. मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगी कि देखो, अगर डिस्क्रिप्शन, अगर आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, अगर आंसर राइटिंग करनी है, तो किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, ये भी मैं आपको एक दूसरे लेक्चर में समझा दूंगी अच्छे से, डोंट वरी। तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। अब आप खुद मुझे बताओ, पर्सनल इंटरव्यू में कोई भी आपसे क्या पूछता है? कभी इंटरव्यू तो दिया होगा अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो दिया होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे फ्रेशर होंगे नहीं दिया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बीटेक वगैरह के बाद कहीं ज्वाइन करने की कोशिश की होगी और उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। आपसे नॉलेज पूछ ली गई है, ठीक है, आपकी जो बेसिक नॉलेज थी वो चेक हो गई है। अब आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या चेक होता है? आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। क्यों? ऐसे ही थोड़ी किसी को ऑफिसर बना दोगे। यू शुड हैव दोज क्वालिटीज, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद द पब्लिक। किसी को भी बिठा दिया अगर, और मान लो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको एंगर इश्यूज है, वो पब्लिक से डील कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। सो देयर पीपल आर देयर साइकोलॉजिस्ट, they will also ask you questions related to your state, they will ask questions related to whatever you have mentioned in your DAF, जो बेसिकली आपका रेज्यूमे की तरह होता है। और उसके बाद वो देखेंगे आपको अलग अलग सिचुएशन में डाल के कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। इससे पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल प्रीलिम्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ, जो कि जीएस पेपर 1 है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, इसमें क्या है, वही है बेसिकली जो आपकी जनरल स्टडीज है। यही वाली सारी चीजें आपके मेंस में आंसर राइटिंग में पूछी जाती है। ये आपका जनरल स्टडीज है, जैसे कि ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बेसिकली करंट अफेयर्स हो गया ये।
ठीक है, आईआर इसमें इंक्लूडेड हो गया। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री की भी बात करें हम तो इंडिया की हिस्ट्री, अब उसमें क्या आ सकता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है, मॉडर्न सब आता है। ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक इंडियन, सारी ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी नहीं है, गवर्नेंस भी है, एंड इसको कंफ्यूज मत करना, इनमें क्या डिफरेंस है समझाऊंगी मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो। फिर इकोनॉमिक्स आता है, सोशल डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद जनरल इश्यूज है, जैसे इकोलॉजी पे हो गया, बायोडाइवर्सिटी पे हो गया, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। इस पे इतने सारे आपको कन्वेंशंस मिल जाएंगे। क्यों? आज देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्लाइमेट चेंज है कि नहीं? कितनी प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपको क्या लगता है? आप थोड़ा कमेंट में लिख के मुझे बताइए। जैसे एक दो चीजें मैं बताती हूँ। जैसे अब आप देख सकते हो कि ये जो आर्कटिक और आर्कटिक वाले रीजन्स थे जो हमेशा बर्फ में जमे रहते थे वो पिघल रहे हैं। वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब मतलब एक्सेस किए जा सकते हैं उनको इजिली। तो अब जियो पॉलिटिक्स शुरू होगी, सारे लोग आपस में झगड़ना शुरू करेंगे कि भाई हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। है कि नहीं? इसके अलावा आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है? और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, एंड आई चेक दैट पर्सनली। एंड जिस बच्चे का आंसर मुझे अच्छा लगेगा उसका मैं नाम भी लूंगी अगली क्लास में। ठीक है? फिर जनरल साइंस आ गया। जनरल साइंस के लिए ज्यादा कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, उतना बहुत है। ठीक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि मैम इसके लिए पढ़े क्या? पहला तो बनाओ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? आपने कभी बिल्डिंग का नाम सुना है? कभी कंस्ट्रक्शन होते देखा है? जमीन में नीचे फाउंडेशन बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। हम क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़नी थी, ठीक है, हमें ज्योग्राफी पढ़नी थी, हमें आईआर, आईआर तो खैर प्रीलिम्स का है ही नहीं, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना था, सीधा रमेश सिंह उठा लिया। अरे पहले आप अगर ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो ना, ढंग से, आई एम टेलिंग यू, आपका जो स्टैटिक का 60% पोर्शन है वो तो एनसीईआरटी कवर कर देती है, 60-70% पोर्शन एनसीईआरटी कवर कर देती है, हमें पढ़ना नहीं आता। आप बताओ आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? आई वेट फॉर योर आंसर। जल्दी बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? बहुत कम बच्चे। क्यों? क्योंकि भाई हम मोटी मोटी किताबें तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसा अलग क्या लिखा है? नहीं, मैं पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी, और मैं स्पेशली मैंने एनसीईआरटी इसलिए उठाया था क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता है। आप इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, आपको क्या बोला जाएगा कि चलो भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये किताबें हैं, ये पढ़ाएंगे बस। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं। एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आई जस्ट राइट इट, देर आर कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या है? जैसे कि आप वहां पर देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और वो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए यूज किए गए हैं। तो आपके कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेंस की भी जब मैं बात करती हूँ तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। बस आपको सही से पढ़ना आना चाहिए। तो ये तो हुई प्रीलिम्स पेपर वन की बात। बात करते हैं पेपर टू की, जो कि सी सैट का पेपर है। पहले इसके मार्क्स जुड़ा करते थे, उसके बाद मार्क्स जुड़ना बंद हो गए। जब तक मार्क्स जुड़ते थे तब तक इंजीनियर्स को बड़ा फायदा था कि भाई मार्क्स जुड़ रहे हैं, और उनका तो ये सब स्ट्रांग ही होता है, मैथ्स वैथ स्ट्रांग होता है ना? बट अब फायदा नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं हो रहा फायदा? क्योंकि अब इनको क्या कर दिया गया है, अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है सी सैट के लिए, कितने मार्क्स का पेपर है? ये मैं उसमें बताना भूल गई, मैं अभी दोबारा बता दूंगी। सी सैट 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, 2 घंटे का ड्यूरेशन है। और आपको अगर मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, या आप चाहते हैं प्रीलिम्स का आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो चेक हो, तो ये सी सेट क्वालिफाई करना बड़ा जरूरी है। बिना इसको क्वालिफाई किए आपको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे बेसिकली आपके 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अलग अलग उसमें आपको बेसिकली वेटेज आपको मिल जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल होती है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। इन सब के अलावा आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और अब वो आपने गलत कर दिया, तो कितने कटेंगे आपके? 0.66।
कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है, गलत कर दे तो कितने कटेंगे? 0.33। इस तरीके से आपके मार्क्स उसमें डिफाइन होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो कुछ चीजें आती है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन। याद रखना, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि पूरे पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही दिखेगा। बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखेंगे। और बच्चे पूछते हैं कि मैम अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? उसके लिए भी क्लास ले आऊंगी मैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, आप कैसे सॉल्व करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को? या आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हो, बताओ चलो। कैसे सॉल्व करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को? यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्लॉक इज टिकिंग। वक्त खत्म होता जा रहा है। चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। वो जो आर्टिकल आते हैं ना, एडिटोरियल्स आते हैं, पढ़ते रहो, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली उसी में से मिल जाएगा आपको। टॉपिक्स तो वही होते हैं सारे। जैसे अभी मैंने जो आखिरी क्वेश्चन वाला आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, ये पूछा हुआ है 2018 में शायद। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा हुआ है। कहाँ से आया? पेपर से ही आया, और कहाँ से आएगा? करंट अफेयर्स अप टू द मार्क रखने हैं आपको। ठीक है। और भी कुछ चीजें होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर अगर पैसेज में दिया हुआ है कि वायलेट इज ब्लू, तो आप लिख के नहीं आएंगे वायलेट इज वायलेट ना। आपके हिसाब से वायलेट इज ब्लू हुई है। जो पैसेज में दे रखा है वो उठाओ, वही आंसर है आपका। उसमें भी अलग अलग टाइप के अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो पैसेज में नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन जब हम कवर कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट पे अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी। तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग वही तीन चीजें मेनली होती है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ये सारे रीजनिंग के पार्ट हो गए, ये आपका मैथ्स का पार्ट हो गया। फिर ये क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स यूज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली बात तो इसकी जरूरत क्या है। दूसरी बात, ये पूछा कहाँ जा रहा है? ये तो अलग से पूछा नहीं जा रहा। अलग से पूछने की जरूरत क्या है? रीजनिंग में जो आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे पूछ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये आपके स्किल्स चेक कर रहे हैं, पहली बात। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आपसे क्या देख रहे हैं? आपका कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं कि क्या हम जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये दोनों जरूरी क्यों है? क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिसर बनने, ब्यूरोक्रेट बनने। वहां पर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसीलिए ये पूछा जा रहा है। तो ये सिलेबस हो गया सीसैट पेपर का। ठीक है। बेसिकली ये हो गया प्रीलिम्स में जो जीएस का था और सीसैट का था। वही प्रीलिम्स में यही यही सेम चीज है। इसमें भी जीएस में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब आता है मेंस की बात करते हैं। मैंने कहा था ना थोड़ा टाइम बचेगा तो हम शॉर्ट में थोड़ा मेंस की भी बात कर लेंगे। मेंस का पेपर होता है आपका 1750 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? मेंस में आपके 9 पेपर हैं, इनमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर है, 300 नंबर के। ये जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें से एक तो इंग्लिश है, वो जो कंपलसरी है। दूसरा, आप अपनी हिसाब से कोई भी लैंग्वेज, शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेज है उनमें से कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसको क्या करने की जरूरत है? इतनी तो हम बात करते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इतनी क्या जरूरत है इसकी? लेट मी गिव यू अ स्टेटिस्टिक्स, लेट मी गिव यू अ डेटा। जितने बच्चे मेंस में बैठते हैं उसमें से 10% बच्चे यहीं रह जाते हैं। एंड वो 10% बच्चे ऐसे नहीं है जो बस उठ के आ गए थे पेपर देने, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए, ऑब्वियस सी बात है पढ़ के आए थे, है ना? जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? आप बताओ, लैंग्वेज में वो क्या क्या चेक करेंगे? क्या क्या पूछेंगे लैंग्वेज में आपसे, बताइए। आप आंसर करो, तब तक मैं आगे बताती हूँ। दोनों ही पेपर में आपका कम से कम 25% मार्क्स लाना, 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसी को क्वालिफाइंग माना जाएगा, और ये आएंगे उसके बाद ही आपके बाकी पेपर चेक होंगे, वरना आप जो मर्जी लिख के चेक भी नहीं करेंगे वो। बताओ क्या पूछा जाता होगा आपके हिसाब से लैंग्वेजेस में, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर किसी भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर हो, क्या पूछा जाता होगा? लैंग्वेज में सबसे पहले एसे आपसे पूछा जाएगा, एसे। फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
आपसे हो सकता है प्रेसी राइटिंग पूछ ले, इंग्लिश से हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करने के लिए बोल दे, किसी भी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बोल दे, मेनली हिंदी में। ठीक है। या आप हिंदी इन द सेंस, अगर आपने कंपलसरी जो लैंग्वेज लिया है वो हिंदी लिया है, ये जो इंडियन लैंग्वेज लिया है ना, अगर आपने ये हिंदी लिया है तो हो सकता है आपको बोल दे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करो, या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। उसके अलावा बेसिक आपका ग्रामर पूछा जाता है, दोनों में, दोनों पेपर में आपका ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज यूसेज पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे इंग्लिश के पेपर में ना मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर है। इट इज आई हु टीचर। आपका क्वेश्चन है इंग्लिश का, इट इज आई हु डैश योर टीचर। आपके ऑप्शंस है इज, एम, आर। पढ़ के देख लेना क्या सही लग रहा है सुनने में, अगली क्लास में बताऊंगी किसने सही आंसर दिया इसका। इट इज आई हु डैश योर टीचर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्योर ग्रामर हो गया। तो ऐसे ग्रामर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जब आप दोनों ही सब्जेक्ट में 25% ले आओगे, उसके बाद वो बढ़ेंगे आगे। और ये शॉर्ट में है कि वो आपसे क्या क्या पूछेंगे। सबसे पहला होता है एसे। आप अपनी मर्जी से अपनी मतलब मीडियम अपना चूज कर सकते हो, किसी भी मीडियम में आप आंसर कर सकते हो। जैसे एक आपने लैंग्वेज लिया था, वो लैंग्वेज, या फिर अपना इंग्लिश। तो ऐसे आपसे 250 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में क्या होगा, दो चीजें दे देंगे, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट इन टूडेज एरा इज नॉट गोइंग दैट वेल, ऐसा कुछ पूछ लिया, या एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ऐसा कुछ पूछ लिया। ऐसे करके दो क्वेश्चन आपको दे दिए। फिर आपको उनमें से कोई भी एक चूज करके उस पे ऐसे लिखना है। ठीक है। वर्ड वर्ड जो लिमिट है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना, वो जरूरी है। उसके बाद दूसरा आपका आता है बेसिकली जीएस, दैट इज जनरल स्टडीज 1, जिसके अंदर आपसे पूछी जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के कुछ पार्ट। ये भी कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का। फिर आता है जीएस पेपर 2, इसमें आता है गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ये वापस से सोसाइटी का पार्ट है थोड़ा सा। ठीक है। और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस पेपर 3 में आपसे पूछी जाएगी इको, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आप इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक आपसे पूछा जाएगा जीएस पेपर 3 में। और ये दोनों कितने के हैं, 250 के। लास्ट आता है जीएस पेपर 4, जिसमें एथिक्स होता है, बेसिकली एथिक्स पेपर होता है जो भी 250 का होता है। और मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, ये जो एसए पेपर है और ये जो एथिक्स पेपर है, हाईली इग्नोर्ड पेपर्स हैं ये। ठीक है। क्या है ये, हाईली इग्नोर्ड पेपर्स। और मैं बता दूं, ये जो जीएस पेपर 1, 2, 3 है ना, सब बच्चा इसके लिए सेम किताब पढ़ रहा है। ठीक है। वही बिपिन चंद्र, ठीक है, वही जीसी लियोंग, वही रमेश सिंह, सब वही किताबें पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत, सब वही किताबें पढ़ रहे हैं। डिफरेंस कहाँ बनता है, इस एसए पेपर में, अगर मैं सिर्फ पहले 5 पेपर्स की बात करूँ तो, और इस एथिक्स में, क्योंकि इसी दोनों को ज्यादा इग्नोर किया जाता है। तो इसको कैसे टैकल करना है, इसको ऐसे टैकल करना है कि ऐसे आपको कम से कम आपके मेंस आंसर राइटिंग से पहले आपने कम से कम 10 से 15 ऐसे लिखे होने चाहिए। और एथिक्स के लिए केस स्टडी करनी है आपको, जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं ये जनरली मैं पूछ लेती हूँ हर क्लास में, जैसे मान लो आप ट्रेन चला रहे हो। ठीक है। जैसे आप ट्रेन चला रहे हो, इसका भी आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। आप ट्रेन चला रहे हो और अगर आप सीधा जाओगे तो आपको पता है 5 लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर आप राइट ले लोगे तो सिर्फ एक इंसान मरेगा। ना तो इन 5 लोगों को पता है ट्रेन आने वाली है, ना इस एक इंसान को पता है ट्रेन आने वाली है, और आपकी ट्रेन की जो ब्रेक है वो फेल हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे, दिस इज अ केस स्टडी। इस वक्त वो आपको जज करेंगे कि भाई आपने जो स्टेप उठाया क्या सोच के उठाया, आपको उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, वो सब आपको बताने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कीजिए, केस स्टडी कीजिए। लास्ट के दो जो है वो है ऑप्शनल पेपर, आप कुछ भी चूज कर सकते हो ऑप्शनल। ठीक है। ध्यान ये देने वाली बात है, ये दोनों ऑप्शनल पेपर सेम है। जैसे कि मैं सोशियोलॉजी की बात करती हूँ, तो सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल पेपर हो गया आपका, कितने मार्क्स का हो गया ये, 250, 250। यानी कि एक सब्जेक्ट आपका है 500 नंबर का। इसको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इसको आप किसी हालत में लाइटली नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आप 500 नंबर का पेपर देने वाले हो इस एक सब्जेक्ट से। समझ रहे हो, 500 नंबर का पेपर देने वाले हो।
अब बच्चे पूछते हैं कि मैम आपके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या, क्या हमें कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। क्या? कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने ओवर द इयर्स मतलब पढ़ाते पढ़ाते जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट और बच्चे फॉलो नहीं करते, वो कर लेना चाहिए। इसको जरा मैं डिलीट कर दूं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी से शुरू कीजिए और सिर्फ उन्हें रीड मत कीजिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए एनसीईआरटीज की। बहुत कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, आप मेरे लेक्चर्स देखना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत कुछ लिखा है एनसीईआरटीज के अंदर, तो सिर्फ उनको रीड मत कीजिए, अच्छे से डिटेल स्टडी कीजिए एनसीईआरटी की। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, करंट अफेयर्स। इसको तो आप वैसे भी मिस नहीं कर सकते। आपका 60% जो है वो करंट अफेयर से ही आता है, बाकी 40% आपका स्टैटिक पोर्शन है। अराउंड 50-60% आपका करंट अफेयर से आता है, तो इसको मिस कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है मिस करके जीत जाओ, ये जंग ही तो है। पॉसिबल ही नहीं है मिस करके जंग जीत जाओ। तो फिर क्या करें? क्या करें? क्या पढ़ाई करो, करंट अफेयर्स पढ़ो। सिर्फ पढ़ना काफी है? नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा, आपको हमारे प्रेप पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये बात दिमाग में अच्छे से उतार लो। ठीक है। तीसरा, जब आप बात करते हैं मेंस की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि अब हम मेंस क्वालिफाई कर लेंगे फिर शुरू करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। शुरू की, अगर आपने पढ़ाई आज शुरू की है, 2 महीने दो पढ़ाई को कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, एनसीईआरटी खत्म करो, आंसर राइटिंग लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो। आई एम टेलिंग यू, जो आप लिखना शुरू करोगे ना, पहले दिन तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, उसमें टाइम लग जाएगा। फिर अपना जो पहला आंसर होगा ना, उसको जरूर संभाल के रखना। 3 महीने बाद जो आप आंसर लिख रहे होगे, दोनों को मैच करके देखना, आसमान जमीन का फर्क होगा। आंसर राइटिंग टेक्स प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। हर दिन एटलीस्ट एक आंसर तो लिखो ही अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत से, 1 से 2 आंसर तो लिखो ही लिखो। ठीक है। चौथा, आप अपने ऑप्शनल की तैयारी कब करनी है? तो जब आप 2 महीने पहले आप अपना बेसिक तैयार कर लो। जब 2 महीने आपका बेसिक तैयार हो गया ना, फिर आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दो। ये कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत जनरली पूछते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिफ्थ एंड लास्ट टिप, मान लो 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो इस महीने जितना पढ़ना है पढ़ लो, अगले महीने यानी कि एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ाई लिखाई बंद, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप मार्केट में जाओगे करोल बाग में, आपको 1000 इंस्टीट्यूट के 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रेप पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ो, सॉल्व करो। अब बच्चे पूछेंगे मैम प्रीवियस ईयर को क्यों सॉल्व करें, वो दोबारा थोड़ी आएंगे। बिल्कुल सही कहा, वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अगर मुझे इंटेलिजेंस गेस मारना है तो मैं कैसे मार सकता हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस के लिए थोड़ा सा आइडिया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं सब बच्चे आंसर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आप एग्जामिनेशन के लिए जानना चाहते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए डेफिनेटली कोर्सेज लेके, हम कोर्सेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पहले ये बेसिक क्वेश्चंस ना डिस्कस कर लेते हैं। तो और कुछ है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मैं 1-2 आंसर राइटिंग आपको करवा के सिखा दूंगी, है ना। तो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आता है, सारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, and I will come up with more lectures, more such lectures. And if you like the lectures, give it a thumbs up and do not forget to subscribe to our channel and share it as much as you can. That's it for today's class, guys. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.